बचपन में हमें पढ़ाया गया था कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, लेकिन ये परिभाषा आज के दौर में एक मजाक बनकर रह गया है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक सवाल हमें झकझोर कर रख देता है कि क्या वाकई में हमारा वोट मायने रखता है या हम सिर्फ उस मशीन के पुर्जे हैं जिसका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। आज हम बात करेंगे उस संस्था की जिसे संविधान का रक्षक बनाया गया था, लेकिन आज उसी पर बीते कई वर्षों में भक्षक होने के गंभीर आरोप लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुशांत और आप देख रहे हैं माई व्यू। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि संसद में बैठने वाले 40% से ज्यादा सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, रेप और अपहरण जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। जरा सोचिए, जिस इंसान को आम आदमी की सेवा के लिए चुना गया है उस पर खुद संगीन जुर्म के दाग हैं। कानून तोड़ने वाला अब कानून बनाने के लिए संसद में बैठा है। ये कैसा न्याय है? और हैरानी की बात ये नहीं है, हैरानी चुनाव आयोग के जवाब पर होती है। आयोग कहता है कि उसके पास शक्ति नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 324 की शक्ति रखने वाला आयोग अपराधियों को टिकट देने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द क्यों नहीं करता? वो इतना बेबस और लाचार क्यों है? क्या ये मजबूरी है या कोई गहरी मिलीभगत? दोस्तों, एक दौर था जब राजनेता चुनाव आयोग के नाम से कांपते थे। 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त TN शेषन, ये एक ऐसा नाम था जिसने नेताओं को बताया कि अनुशासन क्या होता है। वे कहा करते थे कि मैं नाश्ते में राजनेताओं को खाता हूँ। अनुशासन ऐसा कि प्रधानमंत्री तक को भी पसीने आ जाते थे। लेकिन आज आलोचक कहते हैं कि आयोग सरकार की बी टीम बन गया है। नियुक्ति की प्रक्रिया से लेकर तारीखों के ऐलान तक हर तरफ सत्ता का साया नजर आता है। भारत में चुनाव लड़ना अब सेवा नहीं बल्कि एक निवेश बन गया है। आयोग की नाकामी यहाँ साफ दिखती है। वह पैसे के बढ़ते प्रभाव को रोकने में असमर्थ रहा है। आयोग ने उम्मीदवारों के लिए खर्च की एक सीमा तय की है, लेकिन असल में होने वाला खर्च उस सीमा से कई गुना ज्यादा होता है। वोट खरीदने के लिए शराब, नगद और उपहार बांटने की घटनाओं को आयोग पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया है। एक उम्मीदवार के खर्च की सीमा तो तय है, लेकिन एक राजनीतिक दल चुनाव में कितना पैसा खर्च कर सकता है इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। ये एक बड़ी कानूनी खामी है जिसका फायदा पार्टियां उठाती रहती हैं। चंदे के रूप में मिलने वाले हजारों करोड़ रुपए कहां से आ रहे हैं, इसकी जानकारी जनता को नहीं मिल पाती थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, लेकिन आयोग ने शुरुआत में इस व्यवस्था के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाया। देखिए, कई सारी पार्टियां एक दूसरी पार्टी के खिलाफ विज्ञापन को एक मोहरे के तौर पे इस्तेमाल करती हैं। मीडिया के जरिए भ्रामक विज्ञापन या खबरें चलवाकर मतदाताओं को प्रभावित करने की प्रक्रिया को रोकने के लिए आयोग के पास अब तक कोई बहुत प्रभावी कानून नहीं है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयुक्तों के पैनल में PM, विपक्ष के नेता और CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए, लेकिन सरकार ने नया कानून लाकर पूरा का पूरा खेल बदल दिया। CJI को यहां से बाहर कर दिया गया। अब हम बात कर लेते हैं चुनावी गड़बड़ियों की। चुनावी गड़बड़ियों से जुड़ा पहला मामला कर्नाटक के महादेवनपुरा का है, जहां बीजेपी की जीत का अंतर 2023 में 44,501 वोट से बढ़कर 2024 में 1,14,000 वोटों से अधिक का हो गया, जबकि इसी अवधि में कुल निर्वाचकों की संख्या में केवल और केवल 52,600 की वृद्धि हुई थी और वास्तविक मतदान में केवल 20,000 की वृद्धि दर्ज की गई। आयोग ने इसे पार्टियों की विफलता कहकर पल्ला झाड़ लिया, जो इसकी जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। दूसरा मामला हरियाणा विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान का है। मतदाता सूची में एक ही फोटो का कई अलग अलग पहचान पत्रों पर उपयोग किए जाने का मामला सामने आया। एक ब्राजीलियाई मॉडल की तस्वीर का उपयोग करके हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में मतदाता पहचान पत्र बनाए गए और उनसे कम से कम 22 बार मतदान किया गया। क्या यही है आयोग का हाईटेक सॉफ्टवेयर? कैसे जनता विश्वास करे? तीसरा मामला महाराष्ट्र में मतदाता सूची में अचानक वृद्धि और बड़े पैमाने पर नामों को काटने की प्रक्रिया ने संदेह पैदा किया। मई से नवंबर 2024 के बीच मात्र 6 महीने में महाराष्ट्र की मतदाता सूची में 4.1 मिलियन मतदाताओं की वृद्धि हो गई, जो राज्य की अनुमानित वयस्क जनसंख्या से भी अधिक थी, और हजारों महिलाओं के नाम काट दिए गए। जनता जानना चाहती है कि ये पलायन था या सिलेक्टिव डिलीशन। जो चौथा और सबसे खतरनाक मामला है वो है नियम 93 का संशोधन और CCTV फुटेज को डिलीट करना। दिसंबर 2024 में केंद्र सरकार ने निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम 93 में संशोधन किया, जिससे मतदाता केंद्रों की CCTV फुटेज और वेबकास्टिंग डेटा तक सार्वजनिक पहुंच को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित कर दिया गया।
इसके तुरंत बाद जून 2025 में निर्वाचन आयोग ने एक नया निर्देश जारी किया कि चुनाव परिणाम की घोषणा के 45 दिनों के बाद सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दिया जाना चाहिए। आयोग ने अपने इस कदम के लिए मतदाता की गोपनीयता और भ्रामक आख्यानों के दुरुपयोग का तर्क दिया। निर्वाचन आयोग के सूत्रों का दावा है कि यदि फुटेज सार्वजनिक की जाती है तो राजनीतिक दल ये जान जाएंगे कि किसने उनको वोट दिया और किसने नहीं दिया, जिससे मतदाताओं का उत्पीड़न हो सकता है। लेकिन ऐसा कहकर आयोग ने जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 81 के तहत चुनाव को चुनौती देने के लिए 45 दिनों का समय मिलता है। सीसीटीवी फुटेज को ठीक 45 दिनों के बाद नष्ट करने का निर्देश यह बताता है कि यदि कोई मामला अदालत में जाता है तो सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है वो गायब हो चुका होगा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व में सीसीटीवी फुटेज जारी करने के आदेश दिए थे, जिसे आयोग के इस फैसले ने पूरी तरह से निष्प्रभावी कर दिया। इसे ही कहते हैं अपारदर्शिता का जाल, जहां आयोग स्वयं को सार्वजनिक जांच से पूरी तरह सुरक्षित करना चाहता है। पांचवा मामला है टर्नआउट डेटा और फॉर्म 17 का विवाद। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाता प्रतिशत के आंकड़ों को जारी करने में देरी और बाद में 5 से 6% की भारी वृद्धि ने गंभीर सवाल खड़े किए। विपक्षी दलों और एडीआर जैसे नागरिक समाज समूहों की मांग थी कि आयोग प्रत्येक मतदान केंद्र के फॉर्म 17C यानी डाले गए मतों का आधिकारिक रिकॉर्ड को सार्वजनिक करे। आयोग ने इसे भ्रम पैदा करने वाली मांग बताते हुए खारिज कर दिया। हालांकि बाद में भारी दबाव और सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान उसने कुल मतदाताओं की संख्या जारी की। डाले गए वोट्स और गिने गए वोट्स के बीच में विसंगतियां दर्ज की गई। एक प्रारंभिक विश्लेषण के अनुसार 2024 के चुनाव में 33,912 मतों का एक अनस्पष्ट अंडर काउंट पाया गया, जिसे आयोग संतोषजनक ढंग से स्पष्ट करने में विफल रहा। जब एक आम इंसान वोट डालकर घर आता है तो वो अपनी उंगली पर लगी उस स्याही को गर्व से देखता है। उसे लगता है कि उसका यह वोट देश बदल सकता है। लेकिन वही इंसान जब ये सुनता है कि जिस पार्टी को उसने अपना कीमती वोट दिया था उस पार्टी ने एक भ्रष्ट पार्टी से गठबंधन कर लिया, तब लोकतंत्र की हार हो जाती है और उस वोटर का दिल टूट जाता है। नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा है कि यदि विपक्ष का कोई नेता कुछ बोले तो उसे तुरंत नोटिस मिल जाता है, चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाती है। लेकिन जब बड़े पदों पर बैठा नेता धर्म, मजहब और जाति के नाम पर वोट मांगता है तो चुनाव आयोग कान में रुई डालकर सो जाता है। फाइलें हफ्तों दबी रहती हैं और अंत में मिलता है क्लीन चिट। यह दोहरापन लोकतंत्र की नींव को पूरी तरह खोखला कर देगा। देखिए, ये वीडियो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, यह वीडियो उस व्यवस्था के खिलाफ है जो मेरे और आपके वोट की ताकत को कमतर आंक रही है। अगर आज हम नहीं बोले तो कल हमारे पास बोलने का अधिकार भी नहीं बचेगा। चुनाव आयोग को अपनी खोई हुई साख वापस लानी होगी। उसे सरकार का रक्षक नहीं, संविधान का सिपाही बनना होगा। अगर आपको भी लगता है कि हमारे लोकतंत्र में सुधार की जरूरत है तो इस वीडियो को शेयर करें। कमेंट में बताएं कि क्या आपको चुनाव आयोग पर भरोसा है। याद रखिए, आपकी चुप्पी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जय हिंद।